हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगना के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे इस चैनल के माध्यम से 15वां वीडियो आज अपलोड होगा, जिसका विषय है मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ पर था। उनके 17 के 17 आक्रमणों के बारे में हम आपके सम्मुख सारी डिटेल रखेंगे। हम शुरुआत करते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, मोहम्मद गजनवी से पहले भारत पर आक्रमण कर दिया था सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन ईरान वंश का जो भुर्ज वर्ण था, भुर्ज जुर्द ए शहयार वंश का था। ठीक है, ये किस वंश का था? भुर्ज जुर्द ए शहयार वंश का था। इसे अल्पतगीन ने एक नाशर हाजी नामक व्यापारी से खरीदा था। सुबुक्तगीन को किसने खरीदा था? तो अल्पतगीन ने खरीदा था। किससे खरीदा था? नशर ए हाजी नामक व्यापारी से खरीदा था। 986-87 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया, और जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उसने यहां बहुत ही अत्याचार किए। भारतीय जो जनता थी तंग आ गई थी सुबुक्तगीन से। उससे ज्यादा तंग तो मोहम्मद गजनवी से आई। लेकिन 997 में जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो गजनवी में उत्तराधिकार के लिए युद्ध स्टार्ट हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम चाहता था कि मैं गद्दी प्राप्त करूं, लेकिन उसके 3 और भाई थे, इस्माइल, नसूर और यूसुफ मोहम्मद। इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ। 997 में इस्माइल गद्दी पर था और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, दोनों भाइयों के बीच, जिसमें मोहम्मद गजनवी विजेत हुआ और 997 में वह गजनवी का सुल्तान बना। मोहम्मद गजनवी का पूरा नाम अब्बू कासिम मोहम्मद था। 971 ईस्वी में रात्रि में इसका जन्म हुआ। इसकी जो माता थी वो जुबलिस्तान के अमीर की पुत्री थी। जब 997 में वह गद्दी पर बैठा तो वहां का जो खलीफा था अल कादिर बिल्लाह ने इसे शासक की उपाधि दी। ठीक है, शासक की उपाधि देने के बाद यह गजनवी का सुल्तान बना, और यह प्रथम शासक ऐसा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, तो उसका नाम है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि धारण की। और ये भारत के धन धान के बारे में बचपन से सुन चुका था, तो इसलिए ये जैसे गद्दी पर बैठता है भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। लैनपुन ने लिखा है कि मोहम्मद गजनवी एक महान सैनिक, अदम्य साहसी, विलक्षण मानसिक तथा शारीरिक शक्ति का स्वामी था। ये कोटेशन भी पूछे जाते हैं, ये स्टेटस भी पूछे जाते हैं, ये किसने कहा है, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो लैनपुन ने इसके बारे में कहा। अब मोहम्मद गजनवी ने जब शासक की उपाधि अल कादिर बिल्लाह ने दी, तो अल कादिर बिल्लाह ने उसे 2 उपाधियां दी। एक यमीन उद्दौला, जिसका तात्पर्य है साम्राज्य की दक्षिणी भुजा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। यमीन उद्दौला मतलब होता है साम्राज्य की दक्षिणी भुजा। अमीन मिल्लत, धर्म रक्षक की उपाधि धारण की। ये 2 उसने उपाधि धारण की। एक तो उसने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की, एक यमीन उद्दौला साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, और एक अमीन मिल्लत धर्म रक्षक की उपाधि धारण की। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने लगातार भारत पर आक्रमण किए, और इस लगातार आक्रमण में एक इतिहासकार रहे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य भारत को जीतना नहीं था, बल्कि यहाँ का जो धन था, धन धान्य था, उसे लूटना था और अपने साम्राज्य की स्थापना करना, अपने धर्म की स्थापना करना था। मतलब इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद यहाँ तक कह देते हैं कि वो भारत को जीतना नहीं चाहता था, बल्कि यहाँ के धन को जीतना चाहता था, यहाँ धर्म प्रचार करना चाहता था। हेवेल एक और इतिहासकार है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि बगदाद में भी धनधान्य होता, बगदाद इराक में भी धनधान्य होता, तो वह वहां निर्दयतापूर्वक आक्रमण कर देता। लेकिन वहां
धन नहीं था, इसकी वजह से उसने वहां आक्रमण नहीं किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनवी एक लुटेरा माद था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण कर डाले। ठीक है, अब बात हो सकती है कि मोहम्मद गजनवी के भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे। देखो, भारत में आक्रमण करने के जो उद्देश्य थे उसके 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के 4 उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मूर्ति पूजा का अंत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक मूर्ति पूजक देश है अभी भी, और उस समय भी था। तो वो यहां आकर इस मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहता था, मूर्ति पूजा को तोड़ना चाहता था, जो उसने किया भी। जितने भी आक्रमण उसने किए अधिकतर मंदिरों पर किए, और मंदिरों पर जितनी भी मूर्तियां थी उनको ध्वस्त किया। पहला, मूर्ति पूजा का अंत उसने किया। दूसरा, उसका उद्देश्य धन लूटना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मोहम्मद गजनवी ने पहले से सुन लिया था मोहम्मद धन लूटना उसका मुख्य उद्देश्य है, तो उसने जितने भी आक्रमण किए धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए। तो इसीलिए ईश्वरी प्रसाद ने उसे यहां तक कह दिया कि वो एकमात्र लुटेरा था ना, भारत के धन को ही वो लूटना चाहता था। यहाँ की धन संपदा के बारे में वो पहले से सुन चुका था, तो इसलिए उसने दूसरा उद्देश्य उसका धन लूटना था। तीसरा उद्देश्य राज्य विस्तार। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अपना राज्य विस्तार करना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूर तक नहीं दिखता है कि उसने राज्य विस्तार के लिए ये काम किया होगा। यदि वो राज्य विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण करता तो इतने आक्रमण नहीं करता, अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता या अपना यहाँ स्थायित्व स्थापित कर लेता। लेकिन ये बिंदु नहीं लगता है कि वो भारत पर साम्राज्य स्थापित कर रहा था। वो सिर्फ मंदिरों को लूटना चाहता था, मूर्ति पूजा का अंत करना चाहता था, धन लूटना चाहता था, यही उसके उद्देश्य थे। और अंतिम यदि हम कहें धर्म प्रचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्य है कि वो धर्म प्रचार के लिए यहाँ पर आया था ना। कुछ इतिहासकारों ने यहाँ तक कहा है कि वो इस्लाम धर्म का व्यापक प्रचार भारत में करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। तो एक ही बिंदु यहाँ पर ऐसा लगता है कि मोहम्मद गजनवी का जो राज्य विस्तार है और जितने भी उद्देश्य थे, मूर्ति पूजा का अंत करना, धर्म प्रचार करना या धन लूटना, ये उसके मुख्य उद्देश्य थे। जब उसने धर्म युद्ध किया तो धर्म युद्ध जब उसने भारतीयों पर किया तो जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब धर्म युद्ध के नारे लगाए। और जब उसने भारतीयों की मूर्तियों को तोड़ा तो बुद्ध सिकिन कहलाए। दोनों बार बहुत बार आया है। जिहाद का नारा बाबर ने भी दिया था, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने भी जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध का नारा दिया था। और जब भारतीय मूर्तियों को तोड़ा तो बुद्ध सिकिन किसे कहा गया, मूर्तियों को तोड़ने वाला किसे कहा गया, तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी से बहुत सारे क्वेश्चन है, यमुद्दौला, मिल्लत, धर्म रक्षक और यहाँ पर प्रथम सुल्तान ना। ये सारे प्रश्नों को आपने अपने माइंड में रखना है। बुद्ध सिकिन किसे कहते हैं, मोहम्मद गजनवी को, ठीक है, मतलब भारतीय मूर्तियों को तोड़ने वाला। अब ये 2 चीजें आपको बताई, थोड़ा उसकी बायोग्राफी के बारे में चर्चा हुई, उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा हुई। अब बात होती है कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण वेरी इंपॉर्टेंट है। इन आक्रमण से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा आप लोगों ने डिटेल से इन चीजों को पढ़ना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमण। जो पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी का था वो था सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण। पहला आक्रमण सीमांत प्रदेशों पर 1000 ईस्वी में हुआ। 1000 ईस्वी में जब उसने सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण किया तो सीमांत प्रदेशों के सारे शासकों को पराजित किया। सारे शासकों को पराजित करने के बाद जितना उनके पास धन धान्य था उनको अपने पास रखा और उन शासकों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपाल पर आक्रमण 1001 में जयपाल पर आक्रमण किया। यही वही जयपाल है जिसने इसके पिताजी सुबुक्तगिन को पराजित किया। जब 1001 ईस्वी में दोनों के बीच, ये पेशावर और मुल्तान का शासक था, सिंध और मुल्तान का शासक था जयपाल, इन दोनों के बाद उदयभांड में युद्ध हुआ। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और लेकिन अंत में जयपाल पराजित हो जाता है। जब जयपाल पराजित होता है तो यह आत्मग्लान कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और 1001 में आत्महत्या के बाद इसकी सारी संपत्ति पर मोहम्मद गजनवी का अधिकार हो जाता है। क्यों आत्मग्लान कर लेता है? क्योंकि इसने इसके पिताजी को पराजित किया था लेकिन मोहम्मद गजनवी को पराजित नहीं किया। इसकी वजह से निराश हो जाता है, इसे आत्मग्लान हो जाती है कि मैंने इसके पिताजी को पराजित किया है और इसे पराजित ना कर पाया हूं, तो इसने इसलिए आत्महत्या कर ली। और जो तीसरा आक्रमण है वह है भेरा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। भीरा भी है कहीं पर और कहीं पर भेरा है। भेरा पर आक्रमण किया 1004-5 में। ये झेलम नदी के किनारे स्थित था। यहाँ का शासक विजय राज था। ठीक है, विजय राज कहाँ का शासक था? मिलान के लिए प्रश्न आ सकते हैं कि जयपाल कहाँ का था ना। जयपाल सिंध, पेशावर और पंजाब का शासक था। भीरा का शासक विजय राज था। इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है, लेकिन विजय राज भी आत्महत्या कर लेता है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, मिलान के लिए प्रश्न आ सकता है कि इस यहाँ का आक्रमण कब हुआ। तो 1004-5 में भीरा पर। जो अगला आक्रमण में मुल्तान पर आक्रमण हुआ। मुल्तान, अब देखिए जो उसका चौथा आक्रमण था मुल्तान पर था 1006 में। 1006 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। यहाँ पर मुल्तान पर उस समय कर्मत संप्रदाय के शासक था फतेह दाऊद। फतेह दाऊद, कर्मत संप्रदाय आपको समझ में आना चाहिए। कर्मत संप्रदाय किसे कहते हैं? जो कर्मत संप्रदाय था वो कट्टर इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं रखता था। वो तर्क सहिष्णुता पर अधिक विश्वास देता था, कर्मत संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ जो शासक था वो था फतेह दाऊद। फतेह दाऊद पर विशाल सेना भेजी गई मोहम्मद गजनवी द्वारा, और वो उसका सामना नहीं कर पाया मोहम्मद गजनवी का, जिससे उसे 20,000 दिरहम देने पड़े। किसे 20,000 दिरहम देने पड़े? तो मोहम्मद गजनवी को फतेह दाऊद द्वारा 20,000 दिरहम दिए। उस समय मुद्रा होती थी दिरहम। ठीक है, अगला जो आक्रमण था शेवकपाल आक्रमण था। शेवकपाल 1006 में मोहम्मद गजनवी ने शेवकपाल पर आक्रमण किया, और शेवकपाल भी उसका सामना नहीं कर पाया और युद्ध क्षेत्र में पराजित हुआ। ठीक है, ये जो था शेवकपाल पराजित होने के बाद वहां पर इस्लाम धर्म की स्थापना कर ली मोहम्मद गजनवी ने। अब जब मोहम्मद गजनवी का आतंक भारत में बहुत ही ज्यादा हो गया, तो लाहौर का शासक था आनंद पाल। 1008 में आनंद पाल ने मोहम्मद गजनवी को पराजित करने के लिए एक संघ बनाया। 4 राज्यों का एक संघ बनाया। दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर और कन्नौज। दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर और कन्नौज का एक संघ बनाया, और संघ में मोहम्मद गजनवी को पराजित करने की सारी योजना बनाई गई। मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के संघ के बीच घमासान युद्ध हुआ। एक बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मोहम्मद गजनवी पराजित हो जाएगा, मगर दुर्भाग्यवश कहेंगे जो आनंद पाल का हाथी था वो युद्ध क्षेत्र में अनियंत्रित हो गया, वो भागने लग गया, जिससे मोहम्मद गजनवी की सेना संघ पर भारी पड़ गई। और उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने संघ पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, लूटपाट प्रारंभ कर दी, सैनिकों को मारना प्रारंभ कर दिया, और आनंद पाल पराजित हो गया। ठीक है, किस्मत की बात भी थी। मोहम्मद गजनवी की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि इतना अच्छा संघ और विजय के करीब होने के बाद घोड़े का अनियंत्रित हो जाना एक संयोग वश ही था। अगला जो आक्रमण था वो था नगरकोट पर आक्रमण ना। 1008-9 में आनंद पाल के नतमस्तक होने के बाद गजनवी ने कांगड़ा के दुर्ग जो नगरकोट कहलाया उस पर आक्रमण किया, और वहां से क्योंकि मंदिर था, मंदिर में धन धान्य होता ही है, और बहुत सारा पैसा वहां से लाया। लगभग 700 मन स्वर्ण चांदी के बर्तन, 200 मन स्वर्ण मुद्राएं, 2000 कच्ची चांदी, इस प्रकार की बहुत सारी मुद्राएं उसने घोड़े पर ला दी और अपने देश को ले गया। देखिए, अब देखिए मुल्तान पर पुनः आक्रमण। मुल्तान का शासक फतेह दाऊद बताया था कर्मठ समुदाय। वहां पहले भी आक्रमण हुआ, लेकिन स्थायी सत्ता वहां पर स्थापित नहीं कर पाया मोहम्मद गजनवी। लेकिन 1010 में उसने फिर विद्रोह कर दिया। फिर 1010 में मोहम्मद गजनवी जाता है और फतेह दाऊद को पराजित करता है और अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। ठीक है, अब आता है 1014 में वो थानेश्वर पर आक्रमण करता है। अब इतने विजय करने के बाद थानेश्वर का जो राजा होता है वो भाग जाता है। थानेश्वर का मंदिर पर लूटा, लेकिन हिंदू जनता ने उस आक्रमण का भरपूर सामना किया, जबरदस्त सामना किया, मगर अंत में हिंदू लोगों को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा, और मंदिर को, थानेश्वर के मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने खूब लूटा, और यहाँ का जितना मंदिर पर चढ़ावा था, जितना धन था, वो ले गया अपने साथ। ठीक है, अगला आक्रमण लाहौर पर आक्रमण किया उसने पुनः। जो लाहौर का शासक कौन था? आनंद पाल, जिसने संघ बनाया था। अब उसका पुत्र आ जाता है आनंद पाल का, त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल अपने पिताजी का बदला लेना चाहता है, लेकिन
वो उतना योग्य भी नहीं था जितना आनंद पाल था, और अंत में त्रिलोचन पाल भी पराजित हो जाता है। अब मोहम्मद गजनवी लाहौर से कश्मीर की ओर बढ़ता है। 11वां आक्रमण उसने कश्मीर पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि वो भीमपाल को बंदी बनाना चाहता था, जिसने उसके साथ विश्वासघात किया था। भीमपाल को बंदी बनाने के साथ कश्मीर में दुर्ग था, लोहकोट को दुर्ग भी जीतना चाहता था 1015 पर, मगर वहां मौसम खराब होने के कारण उसे यह जो युद्ध था उसे स्थगित करना पड़ा। अगला जो आक्रमण होता है सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी का 12वां आक्रमण सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण होता है। ठीक है, सीमांत प्रदेशों में उसने सिंध नदी को पार करते हुए बुलंदर शहर पहुंचता है, जिसको बरन कहते हैं। वहां का शासक था हरिदत्त। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है कि सीमांत प्रदेशों के शासक के मिलान के लिए आता है, तो बुलंदर शहर का शासक था हरिदत्त। वहां हरिदत्त को पराजित किया ना। हरिदत्त को किला छोड़ के भागना पड़ा और अनेक जो वहां धन धान था उसको अपने पास उसने कब्जा किया। ठीक है, और इसके बाद उसने कश्मीर, उसके बाद मथुरा, इन सारे प्रांतों को अपने कब्जे में किया। कश्मीर का उस समय कुलचंद वहां का गवर्नर था, उसे पराजित किया। और इसके बाद उसने कन्नौज को लूटा, और कन्नौज के शासक उस समय प्रतिहा राजा राजपाल था, राजपाल को भी पराजित किया। तो ये जो आपके पास सीमांत प्रदेश हैं, इन चीजों पर बरन, हरिदत्त, मथुरा, कुलचंद, इसके अलावा हम बात करें इसकी कन्नौज, राजपाल, यहाँ पर शासन कर रहे थे। कालिंजर पर आक्रमण, 13वां आक्रमण 1019 में उसने कालिंजर पर किया। यहाँ का शासक गंड था। क्या था? गंड। इसके पास एक संगठित सेना थी। इसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण करने के लिए अपनी सेना संगठित की थी, लेकिन जैसे युद्ध होने वाला था गंड भाग गया, जिससे एक डरपोक शासक हम इसको कह सकते हैं, जो युद्ध क्षेत्र से भाग गया। और मोहम्मद गजनवी को अपार धन की प्राप्ति इसके राज्य से हुई। अगला जो आक्रमण था पंजाब पर आक्रमण 1020 में दोबारा किया। पंजाब के निवासियों को मुसलमान इसने जबरदस्ती बनाया, और पहले ही पंजाब को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और यहाँ आकर इसने दोबारा यहाँ के जो वो थे, निवासी थे, उनको मुसलमान बनाया, जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अगला ग्वालियर और कालिंजर पर पुनः आक्रमण किया इसने। 1022 में मोहम्मद ने ग्वालियर तक वो कालिंजर के प्रांत पर पुनः आक्रमण किया, और यहाँ के जो शासक थे उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जो धन दान था उसे देना स्वीकार किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है, जो पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है, वह है सोमनाथ पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गजनवी से प्रस्थान किया, और जनवरी 1026 ईस्वी में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। बहुत राजपूत सेना और राजपूत लोगों ने सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गजनवी को बहुत बार रोका, लेकिन वह उसे रोक ना सके, और वो सोमनाथ के शिव मंदिर में पहुंचा, और शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसने शिव मंदिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसे मांस तोलने के लिए बाट बना दिए उन मंदिरों के जो मूर्तियां थी उसके। इससे मोहम्मद गजनवी ने यहाँ जो लूटपाट की उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस मंदिर के, और यहाँ पर एक मस्जिद बना दी, और उससे यहाँ अपार धन, सोना, चांदी, ये बहुत चीजें मिली। ये उसका 16वां आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था मुल्तान के जाटों पर आक्रमण। मुल्तान के जाटों पर 1027 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। क्यों किया होगा? जब मोहम्मद गजनवी भारत पर लगातार आक्रमण करने आ रहा था, तो यहाँ के जाटों ने मोहम्मद गजनवी की सेना को बहुत परेशान किया, और उसी परेशानी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किया, उन जाटों को पराजित किया, अनेक जाटों को सिंधु नदी में डुबो दिया। तो ये मोहम्मद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण हो गए, जो कि एक एक क्रम में हमने आपको बताए। अब मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के क्या प्रभाव होंगे, ये बहुत बार पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य वो बताइए, कारण, परिणाम बताइए, क्या प्रभाव पड़े होंगे। तो आपको पता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, वो भारत से इतना धन ले गया, धन संपदा, आर्थिक दृष्टि भारत दुर्बल हो गया। मतलब भारत की विपुल संपदा जो थी, धन संपदा थी, इससे भारत की आर्थिक दशा क्या हो गई? कमजोर हो गई। मोहम्मद गजनवी से राजपूतों की सैनिक दृष्टि का पता चल गया। जो राजपूत सेना भारत में थे, उनकी सैनिक शक्ति कितनी कमजोर है, उसका एहसास भारतीयों को हो गया। तीसरा यदि कहें तो भारतीय साहित्य
कला की अपार क्षति हुई, क्योंकि महमूद ने लूट के साथ साथ मंदिरों, मूर्तियों आदि को नष्ट कर दिया और वह देश की दुर्बल अनेक कलाकृतियों को अपने साथ गजनी ले गया ना। और जो चौथा होगा, पंजाब को गजनी राज्य में मिला लिए जाने से भविष्य के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों का भारत में आने तथा अपना साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये जो 4-5 प्रभाव हैं, परिणाम हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा। मोहम्मद गजनवी के जीवन से लेकर उसके आक्रमण के उद्देश्य से लेकर उसके 17 आक्रमण, उसके आक्रमणों का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी। अगला वीडियो हम मोहम्मद गोरी के बारे में लाएंगे। गोरी वंश कैसे स्थापना भारत में हुई और उसके आक्रमणों का प्रभाव भारत में क्या रहा। जिन दोस्तों ने मेरे 14 वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देखें। और अब समूह गौ, उत्तराखंड में समूह गौ की भर्तियां भी निकली हैं, स्टेट बैंक से भी संबंधित कुछ भर्तियां निकली हैं और उसमें आपको इतिहास का ये सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा, आपको हेल्प जरूर करेगा। आप लगातार वीडियो देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।